Hello dear friends and welcome to my YouTube channel. In this section we are going to discuss about the prophylaxis और treatment part of hepatitis virus. राइट जब हमने अपने लास्ट लेक्चर में रेबीज़ वायरस को डिस्कस किया था तो उसके प्रोफाइलेक्सिस में हमने आपको बताया था कि प्रोफाइलेक्सिस हम दो तरीके से देते हैं। एक तो हम लोग प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस देते हैं और दूसरा पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस देते हैं। उसी तरह से हम जब हेपेटाइटिस वायरस की प्रोफाइलेक्सिस की बात करेंगे तो इसको भी हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। पहली पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स। जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स यानी हमें कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने चाहिए हेपेटाइटिस की इन्फेक्शन से बचने के लिए, और उसके साथ साथ अगर हेपेटाइटिस हो गई या फिर हम प्रोफाइलेक्सिस दें तो उसमें हम बात करेंगे इम्यूनाइजेशन की। कि किसी को हेपेटाइटिस नहीं भी हुआ है उससे पहले हम इम्यूनाइजेशन ले लेते हैं, उससे पहले हम वैक्सीन्स लगवा लेते हैं सो दैट इन फ्यूचर हमें कभी हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन नहीं हो। अगर हो भी तो हमारे बॉडी में क्या है, एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में पहले से बनी रहे। तो हम इम्यूनाइजेशन की बात करेंगे। सबसे पहले जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स की कौन से बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें, तो इसमें हमें प्रिवेंटिव मेजर्स में आता है सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन। दूसरी आती है पर्सनल हाइजीन। ये बहुत ही कॉमन है। हेल्थ एजुकेशन होना आदमी को बहुत ज़रूरी है और तभी वो अपने हेल्थ का ख्याल रख सकेंगे। उसके साथ साथ पर्सनल हाइजीन का मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो पर्सनल हाइजीन शुड बी मेंटेन्ड। उसके बाद जो है, अगर कोई भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं या कभी भी हमें ब्लड डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है या कभी हमें ब्लड की खुद की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। किसकी? डोनर की। तो डोनर की जो ब्लड है उसकी स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। किसके अगेंस्ट में? HBS एंटीजन एंड HBE एंटीजन के अगेंस्ट में डोनर की ब्लड की स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें ये पता लग जाए कि जो ब्लड हम लेने वाले हैं या जो ब्लड रिसीव करने वाले हैं उसमें हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन तो नहीं है। और इसके साथ साथ जो भी हम नीडल यूज़ करते हैं ब्लड के सैंपल्स को लेने के लिए या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज़ करते हैं उसकी स्टेराइल होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या है कि वायरस उसमें लगा रह सकता है और अगर हम वो दूसरे पेशेंट में यूज़ करेंगे तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? स्ट्रिक्ट अटेंशन to sterility. Our equipment should be sterile before it is going to be used. So in the preventive measure, health education is important, personal hygiene should be maintained, and donor blood should be checked against HBS antigen and HBE antigen, and sterility should be maintained. Right, so this is all about the preventive measures. Now we are going to discuss about the immunization. किसकी बात करेंगे? इम्यूनाइजेशन की बात करेंगे। इम्यूनाइजेशन में हम क्या क्या करते हैं? अगर किसी पर यहाँ पे दो केस हो सकते हैं इम्यूनाइजेशन में। एक तो क्या हो सकती है कि किसी पर्सन को हेपेटाइटिस हो गया उसके बाद हम इम्यूनाइजेशन देते हैं, और किसी पर्सन को हेपेटाइटिस नहीं हुआ है उससे मतलब पहले ही हम इम्यूनाइजेशन देते हैं कि बाद में हमें हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन नहीं हो। तो उस केस में जिसको हेपेटाइटिस इन्फेक्शन हो गया है किसी भी तरह से, एक्सीडेंटल हो सकता है वो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से, किसी भी प्रिवेंटिव मेजर्स में आप एक चीज़ और यहाँ पे लिख सकते हैं, यूज़ ऑफ प्रोटेक्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, या फिर किसी ऐसे पार्टनर के साथ सेक्स जिसको हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन हो या फिर हमें डाउट हो, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स में। अब इम्यूनाइजेशन की बात कर रहे थे हम, तो इम्यूनाइजेशन में एक तो क्या है कि जिसको अब इन्फेक्शन हो गया, जिसको इन्फेक्शन हो गया उसको हम कौन सा देंगे? तो उसको हम देते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं।
प्री फॉर्म एंटीबॉडी, चूँकि ऑलरेडी उसको इन्फेक्शन हो गया है। अब जिसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ है उसको हम देते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन मतलब उसकी बॉडी खुद एंटीबॉडी बना के रखेगी, तो वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन के केस में आएगा। पैसिव इम्यूनाइजेशन हम देते किसको हैं, जिस भी पर्सन को एक्सपोजर हो गया किसका, हेपेटाइटिस बी वायरस का, तो एक्सपोजर टू हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। अब पैसिव इम्यूनाइजेशन में हम देते क्या है, तो इसमें हम देते हैं हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन। प्री फॉर्म्ड हेपेटाइटिस बी immunoglobulins are given to the patient who comes accidentally to the hepatitis B virus infection। अब इसमें क्या है, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन्स बनाते कैसे या फिर लेते कैसे हैं, तो ये प्रीपेयर्ड फ्रॉम डोनर्स, जिसको क्या हुई होगी ऑलरेडी, या तो इम्यूनाइज होगी या फिर उसके अगेंस्ट में उसकी एंटीबॉडी बनी होगी, तो प्रिपेयर्ड फ्रॉम डोनर जिसमें ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट है, तो प्रिपेयर्ड फ्रॉम डोनर विद हाई एंटी HBS, उस डोनर में जिसमें क्या है एंटी HBS बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, उससे हम क्या करते हैं हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स को लेकर के उसको हम रिसिपेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब देते कैसे हैं, गिवन इन डोजेज ऑफ 300 to 500 IU। कैसे देना है, इंट्रामस्कुलर देना है, IM इंट्रामस्कुलर देते हैं, 300 to 500 IU देते हैं इंट्रामस्कुलर, ठीक है। अब जब हेपेटाइटिस बी वायरस की इसकी इन्फेक्शन हो गई इस पर्सन को, तो इसको देते हैं हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स इंट्रामस्कुलरली, लेकिन देना कितने घंटों के अंदर है या कितने टाइम के अंदर है, तो गिवन विदिन 48 आवर्स ऑफ इन्फेक्शन, 48 आवर्स ऑफ इन्फेक्शन या एक्सपोजर। जब हेपेटाइटिस बी वायरस की इन्फेक्शन हो गई या एक्सपोजर हो गया उस पर्सन को, तो उसको हम पैसिव इम्यूनाइजेशन देंगे 48 आवर्स के अंदर में ही इंट्रामस्कुलरली हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, राइट। ये होगी पहली डोज दे दिया हमने 48 आवर्स के अंदर में। अब उसके बाद इसकी सेकेंड डोज देते हैं हम, सेकेंड डोज हम देते हैं कब, 4 वीक्स में, 4 वीक्स आफ्टर एक्सपोजर। Hepatitis B immunoglobulins should be given within 48 hours of exposure, and the second dose should be given after 4 weeks after the exposure. So this is the second dose that should be given in the passive immunization. अब हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन की, इसकी बात करेंगे एक्टिव इम्यूनाइजेशन की। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में सबसे पहला जो हम वैक्सीन यूज़ करते हैं प्लाज्मा डिराइव्ड वैक्सीन। ये क्या है, प्लाज्मा डिराइव्ड वैक्सीन है। नाम से हम बहुत कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि ये प्लाज्मा से डिराइव होगा। किसके प्लाज्मा से डिराइव होगा, हेल्दी पर्सन के प्लाज्मा से ये वैक्सीन डिराइव करते हैं। कैसे, तो वो जो हेल्दी पर्सन है उसको क्या करते हैं हम, जो हेपेटाइटिस HBS एंटीजन था उसकी इन्फेक्शन, उसकी एंटीबॉडी जब तो क्या करते हैं, इसको हम प्लाज्मा ड्राइव वैक्सीन को हम निकालते हैं कहाँ से, हेल्दी पर्सन से। जब उसमें से क्या निकालते हैं, HBS एंटीजन को प्यूरीफाई कर देते हैं, निकाल के क्या करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं HBS एंटीजन को। और
HBs एंटीजन जो थी इसमें किसकी थी, हेपेटाइटिस बी वायरस की थी। हेपेटाइटिस बी वायरस का आपको साइज हमने बताया था 22 nm पार्टिकल, 3 तरह के पार्टिकल थे इसमें, 3 तरह के पार्टिकल, इसमें 22 नैनोमीटर वाले पार्टिकल थे एक, तो 22 नैनोमीटर वाली पार्टिकल को हेल्दी पर्सन से आइसोलेट करते हैं और उसको प्यूरिफाई करके हम क्या करते हैं, उसकी वैक्सीन बनाते हैं और फिर रेसिपिएंट को देते हैं। तो जो ये वैक्सीन हमने प्रिपेयर किया किससे, प्लाज्मा ऑफ हेल्दी पर्सन से, व्हेन द HBs एंटीजन इज प्यूरिफाइड फ्रॉम हेल्दी पर्सन। अब इसको इनएक्टिवेट करना होगा, क्योंकि एंटीजन है तो फिर डिजीज कॉज कर सकती है, तो इसको हम इनएक्टिवेट करते हैं किससे, इनएक्टिवेटेड बाय फॉर्मल्डिहाइड। This inactivated HBs antigen from the healthy person and which is inactivated by formaldehyde is, this is immunogenic and it is safe also. So this is about the plasma derived vaccine। जो हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं उसकी बात करते हैं दूसरे वैक्सीन की, तो हम लोग यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट ईस्ट वैक्सीन। जो रिकॉम्बिनेंट ईस्ट वैक्सीन है इसको हम कैसे बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से, प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट DNA इन ईस्ट। ये हमने किसी पर्सन में बनाया था प्लाज्मा डिराइव वैक्सीन को, और रिकॉम्बिनेंट ईस्ट वैक्सीन को किसमें, रिकॉम्बिनेंट DNA से बनाते हैं, किसमें, ईस्ट में बनाते हैं, राइट। अब ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो सेफ एंड फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट। और इसको जो है इसमें एडजुवेंट का यूज़ करते हैं, एडजुवेंट यूज्ड इज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। रिकॉम्बिनेंट ईस्ट से हम रिकॉम्बिनेंट ईस्ट वैक्सीन बनाए जो क्या है, सेफ है और इसमें साइड इफेक्ट भी नहीं है। एडजुवेंट यूज़ करते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके साथ साथ इस वैक्सीन को हम लोग जो है स्टोर करते हैं कोल्ड टेम्परेचर में, स्टोर्ड इन कोल्ड में स्टोर करते हैं, लेकिन फ्रीज नहीं करते हैं, स्टोर करेंगे कोल्ड में, बट दिस शुड नॉट बी फ्रीज, राइट। अब इसमें जो है रिकॉम्बिनेंट ईस्ट वैक्सीन है, इसमें हमको कितना डोज देना पड़ता है या क्या प्रोसेस रहता है देने का, कब देना है, तो हम लोग देते हैं 3 डोज, 3 डोजेज गिवन। कब देते हैं तीनों डोज, सबसे पहले 0, 1st एंड 6 मंथ्स पे। जो जैसे आज दिया उसके 1 मंथ बाद दूसरी डोज देंगे और फिर उसके 6 मंथ बाद हम 3rd डोज देंगे। तो 0, 1st एंड 6 मंथ पे देते हैं। कैसे देते हैं, तो देते हैं इसको इंट्रामस्कुलर, इट इज गिवन IM इंट्रामस्कुलर। कहाँ पे देते हैं, डेल्टॉइड मसल्स पे, तो 3 doses of recombinant yeast vaccine should be given at 0, 1st and 6 month. The mode of injection is intramuscular and given at the deltoid muscles. अब जब हम ये 3 डोज देते हैं तो कुछ पर्सनस में, तो इन 20% ऑफ केसेस, कितने परसेंट केसेस में, 20% केसेस में क्या हो सकती है, उस लोकल एरिया पे स्वेलिंग हो सकती है एंड रेडनेस भी हो सकती है, रेडनिंग में होकर, और कुछ केसेस में हल्की फुल्की फीवर भी आ सकती है। तो 3 doses of recombinant yeast vaccine is given on 0, 1st and 6 month at the deltoid muscles and the mode of injection is intramuscular. In 20% of cases local swelling, reddening may occur with fever sometime. हमने बात कर ली प्लाज्मा ड्राइव वैक्सीन की, रिकॉम्बिनेंट ईस्ट वैक्सीन की। अब तीसरा हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट चाइनीज हैमस्टर ओवेरी,
चाइनीज हैमस्टर ओवेरी। ये कैसा वैक्सीन है? सेल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। क्या है? रिकॉम्बिनेंट चाइनीज़ है, इसलिए हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। अब लास्टली हम लोग यूज़ करते हैं सिंथेटिक पेप्टाइड वैक्सीन। कौन सी? सिंथेटिक पेप्टाइड वैक्सीन। ये क्या है? सिंथेटिक है, दैट्स वाई केमिकली सिंथेसाइज्ड polypeptide vaccine. So friends, we have completed our topic. In the prophylaxis we give the general preventive measures, and in immunization we give पैसिव इम्यूनाइजेशन एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन। जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स में हमें उन सारे बातों का ख्याल रखना है जिससे हमें हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है। पर्सनल हाइजीन हो गया, एजुकेशन हो गया, और डोनर्स का ब्लड चेकअप करना और स्टेरिलिटी को मेंटेन करना, ये प्रिवेंटिव मेजर्स में था। एंड इम्यूनाइजेशन में हम पैसिव इम्यूनाइजेशन एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन हम उन पर्सन को देते हैं जो इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो उसमें देते हैं हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन्स 48 आवर्स के अंदर में, और दूसरी डोज देते हैं हम लोग 4 वीक्स के बाद में। और उसके बाद एक्टिव इम्यूनाइजेशन में हम यूज़ करते हैं प्लाज्मा ड्राइव वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट ईस्ट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट ईस्ट वैक्सीन को हम लोग मेनली यूज़ करते हैं। कितने डोज देते हैं? 3 डोज देते हैं। 0, 1st and 6 मंथ पे इंट्रामस्कुलर एट द डेल्टॉइड मसल्स। इन 20% ऑफ केसेस स्वेलिंग रेडनिंग में होकर, एंड उसके साथ साथ रिकॉम्बिनेंट चाइनीज हैमस्टर ओवेरी और सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन का यूज़ कर सकते हैं हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन में। ये हमारी टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।